सबसे पहले हमारे पास इसमें एक थ्योरी प्रेजेंट की जा रही है जिसके नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी, जो कि बर्ज़िलस ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसमें उसने कहा था कि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि सिर्फ जानदार से हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म से कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बन सकते। मतलब कि लेबोरेटरीज़ में हम जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कि H2SO4 होता है, हाई सल्फ्यूरिक एसिड होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिफरेंट तरह के एसिड्स होते हैं, तो वो सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसके अलावा जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिफ़ाइन इस तरह से करेंगे कि जो कार्बन या हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन या कार्बन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। तो इसमें बर्ज़िलस ने ये बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज़ से, जो कि प्लांट या एनिमल ही हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में पड़े होते हैं, उससे बने जा सकते हैं, और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में नहीं बनते। उसके बाद है फ्रेडरिक वॉलर जो आया था, उसने बोला कि ये बात गलत है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बन सकते हैं। जब उसने अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, इससे यूरिया बनाया था, और यूरिया जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब उसने इस बात को गलत साबित कर दिया था। उसने इसके बाद जब इक्वेशन के साथ हम देख लेंगे कि किस तरह से एक यूरिया बन रहा है, उसने बोला था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सिर्फ ऑर्गेनिक ही ऑर्गेनिक को बनाए। जब उसने इस चीज़ को एक कहते हैं ना एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया, तो फिर एक प्रूफ रॉन्ग हो गया था कि बर्ज़िलस की बात गलत हो गई। उसके अलावा ये जो है सबसे पहली सिंथेसिस हुई थी, मतलब सबसे पहले जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था लेबोरेटरी में। और इसके अलावा इसमें जो है यहाँ डेफिनेशन लिखी गई है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन को हम मिलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं, इसके डेरिवेटिव्स मतलब उसी की फैमिलीज़ या उसी से लिए गए कंपाउंड्स, मतलब हाइड्रोजन या कार्बन से बनाए गए कंपाउंड्स। ओके, उसके बाद है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम पढ़ते हैं कि वो कंपाउंड जिसमें कि एक या कार्बन के एक से ज़्यादा एटम्स पाए जाएं और वो कोवेलेंटली बॉन्ड हो, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड से ये लिंक्ड होंगे। और इसमें हमारे पास लिंक टू अदर एटम्स, या फिर कार्बन के एटम्स एक दूसरे से लिंक्ड हो या किसी और एटम से लिंक्ड हो। इसमें हमारे पास कार्बन के एटम अगर हाइड्रोजन से लिंक्ड होगा, ऑक्सीजन से लिंक्ड होगा या नाइट्रोजन से लिंक्ड होगा, तो वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। जैसे कि ईथेन C2H6 होता है, अल्कोहल में OH लगता है, अमाइन भी हमारे पास C के साथ नाइट्रोजन का ग्रुप लग जाता है या नाइट्रोजन का एटम लग जाता है, तो फिर अमाइन भी बनता है। पॉलीस्टीरीन जो है हमारे पास एक पॉलीमर होता है। क्लोरोफॉर्म भी हमारे पास CHCl3 के नाम से क्लोरोफॉर्म, जो कि हम इनहेल करवाते हैं और इससे हम बेहोश करते हैं। एक तरह से एक एलिमेंट है, हमारे पास ऑपरेशंस में यूज़ होता है। उसके बाद है जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, क्या चीज़ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमें जो पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये है कि सबसे पहले कि सोर्स क्या है। हमने पढ़ा कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से पाए जाते हैं, एनिमल या प्लांट या फिर मिनरल्स जो कि हमारे पास रॉक्स में कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, उससे हमारे पास ये असल में ऑर्गेनिक कहते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि हम यूजुअली स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी यूज़ कर रहे होते हैं। उसमें ऑर्गेनिक मीन्स हमारी जो बॉडी में अच्छी तरह से, हमारी बॉडी को भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही चाहिए ताकि वो नेचुरल ग्लो करे, ना कि वो आर्टिफिशियल किसी चीज़ को लेकर उसके खिलाफ रिएक्शन करे। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहती है। इसके बाद है कॉम्पोजिशन क्या है। तो सबसे पहले बताया ये कार्बन है सबसे मेन एलिमेंट, उसके बाद हाइड्रोजन आ जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हैलोजेंस भी होते हैं, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस के भी कम एलिमेंट्स पाए जाते हैं। लेकिन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक हमारे पास इसमें बोल रहे हैं कि दो टाइप्स के बॉन्ड्स भी पाए जाते हैं, पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स। पोलर वो होता है जो कि पोलर को रिजॉल्व करे, और नॉन पोलर वो होता है जो नॉन पोलर को रिजॉल्व करे। यहाँ से कट चुका है, एक बार रिपीट कर देते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं जो कि पोलर और नॉन पोलर दोनों पाए जाते हैं। इसमें हमारे पास जैसे कि या फिर नॉन पोलर को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे अल्कोहल है हमारे पास C2H5OH, इसका फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास अल्कोहल इज़ अ नॉन पोलर कंपाउंड। अब नॉन पोलर को ही नॉन पोलर में डिसॉल्व करेगा। अल्कोहल में हम अल्कोहल को डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व हो सकता है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता।
H2O जो है एक पोलर कंपाउंड है, तो वाटर वाटर में ही डिज़ोल्व होगा, पोलर डिज़ोल्व पोलर, एंड C2H5OH जो कि अल्कोहल है वो अल्कोहल को ही डिज़ोल्व करेगा। तो इस तरह से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ये कि हमारे पास किस तरह से अभी इसी की डिस्क्रिप्शन दी कि कौन किसको डिज़ोल्व करेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही सॉल्व होते हैं और ये डिज़ोल्व होंगे, और इसके अलावा किसी और मतलब के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं डिज़ोल्व हो सकते। नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है सॉल्युबल हो जाते हैं बेंजीन में, क्योंकि बेंजीन खुद एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसीलिए इसको नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही बेंजीन में डिसॉल्व हो सकते हैं। या फिर कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें कार्बन लग रहा है इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया। इस तरह से ईथर भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मैसिव फील्ड, मतलब बहुत वास्ट है। और इसके बाद हम जब इथेन और इसके अलावा मीथेन के बाद आगे चलेंगे तो इसमें ईथर भी आता है और डिफरेंट कंपाउंड्स आते हैं, और पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन अल्कोहल्स। यहाँ पे अराइज हो सकता है कि अभी मैंने बोला कि वाटर जो है अल्कोहल को डिसॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे तो पोलर कंपाउंड्स सॉल्युबल कर रहे हैं अल्कोहल में। तो ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसीलिए पोलर कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर रहा है अल्कोहल्स में डिसॉल्व हो रहे हैं। लेकिन एक बात ये है कि अल्कोहल्स आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद है नंबर 4, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जो है आयनिक बॉन्ड से कमज़ोर बॉन्ड होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो लो हैं एज कम्पेयर टू दी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रेट ऑफ रिएक्टिविटी, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्लो रिएक्ट करते हैं और थोड़ा सा टाइम लेते हैं, कंडीशंस लेते हैं, मतलब कुछ मखसूस चीज़ें होती हैं जब उनको उसको फेवर मिलती है तो वो जल्द से जल्द वो अपनी रिएक्टिविटी शो करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब कि हमारे पास इसमें से करंट का पास हो जाना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता क्योंकि ये इनके पास कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड रखते हैं, इनके पास कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं। अगर तो ये आयनिक होते तो ज़रूर आयंस के एक्सचेंज होता और इलेक्ट्रॉन्स पास होते, या अगर मेटल्स होते तो ये ज़रूर पास होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं तो इसमें ऐसा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नामुमकिन है। कंबशन मतलब जला देना, जलना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है बहुत जल्दी जल जाते हैं और इनकी रिएक्टिविटी आग के साथ बहुत तेज़ होती है, और या तो हवा में बर्न हो जाते हैं, बर्न इन एयर ड्यू टू देयर हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन की परसेंटेज की ज़्यादा होने की वजह से भी ये कंबशन को बहुत बहुत तेज़ करते हैं, और बहुत तेज़ इनकी मतलब कहते हैं कि रिएक्टिविटी हो जाती है आग के साथ। ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन भी आ जाता है हमारे पास इसमें, तो इसमें जो है कार्बन और ऑक्सीजन की जो रिएक्टिविटी हो जाएगी बहुत मैसिव होती है और एक्सट्रीम होती है, बहुत तेज़ शिद्दत के साथ होती है। द कॉमन प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन ऑल केसेस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने बताया कि कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो कहते हैं कि एक रिएक्शन होता है ना, वो बहुत तेज़ और झटके से होता है, हमें पता भी नहीं चलता, वो एक तरह से आग आग कर देता है। स्टेबिलिटी, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेस स्टेबल है हाई टेम्परेचर पर, या जिस तरह से हम कहते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा स्टेबल हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाई टेम्परेचर पे उस कदर स्टेबल होते हैं जिस तरह के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते। मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी कह रहे हैं कि ज़्यादा के टेम्परेचर पर कम होती है, वैसे तो हो जाते हैं स्टेबल, इतना कोई वो नहीं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही होती जितनी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हो रही होती है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे लेस स्टेबल है। इसके बाद है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो हम बता रहे हैं कि इसमें जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बोनेट्स आते हैं, बाइकार्बोनेट्स आते हैं, कार्बाइड्स आते हैं, कार्बन कंपाउंड्स, ये सारे के सारे एक तरह से नाम दिए गए हैं, लेकिन सारे के सारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं जिसको कि हम क्लासीफाई कर रहे हैं डिफरेंट नाम देकर। और इसके अलावा एक बात ये है इनमें कि हमारे पास जैसे कि हम बताया कि कार्बन इज़ द मेन एलिमेंट जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन
कार्बन के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि इसी से निकले हुए इसके ड्राइव करदा एलिमेंट्स या उसके ऑक्साइड्स, ख़ास तौर पर हम ऑक्साइड्स इसको कहते हैं, जिसमें कि हम कार्बन के साथ ऑक्सीजन को लगा दें तो हमारे पास जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स से कार्बोहाइड्राइड्स बन जाएंगे। तो ये सब जो है हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं आते। इनके जैसे कि इनके जो है स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट हैं, इनके फॉर्मूलाज इस कदर, इनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट है, इनके बिहेवियर्स डिफरेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो याद रखा जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, CO और इस तरह से कार्बाइड्स, कार्बोनेट्स, ये ऑक्साइड्स जो होते हैं कार्बन के, वो कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हो सकते। इसके अलावा कार्बन का एक एलिमेंट या उसके साथ जो उसके डेरिवेटिव्स बनते हैं, डेरिवेटिव्स मतलब उसी की फैमिली, उसके साथ हाइड्रोजन का मिल जाना, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, उसका मॉलिक्यूल जो बनेगा उसमें कितने परसेंट कार्बन है, कितने परसेंट हाइड्रोजन है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा उस मॉलिक्यूल का, या फिर उसको हम कहते हैं कि फैला कर लिख लेना या बंद करके लिख लेना, उसको कंडेंस्ड फॉर्मूला कहते हैं। और डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला भी एक तरह से फॉर्मूला है जो कि हम पढ़ेंगे।